तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुंडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, मिस्कीनी, लाचारी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज़्यादा मशक्क़त करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम ज़रूर चूमती है। दोस्तों, ज़िंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। तब जाकर ये कामयाबी कभी ना खत्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन और शानदार बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और नए शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज फिर से बात, मुलाकात, एहसासात, जज्बात और तफसीली गुफ्तगू का एक और अजीम सिलसिला एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसने एक छोटे से कस्बे से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का सफ़र तय किया। न सिर्फ अपना नाम रोशन किया, अपने कस्बे का, अपने शहर का, अपने देश का और पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत का परचम लगातार फहराते आ रहे हैं। आइए बहुत अदब और एहतराम के साथ इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। कोई और नहीं, हौसलों की उड़ान में आज शामिल हैं डॉक्टर खालिद खान। रुक सके ना झुक सके जो इस धरा से उस गगन को, मंजिलों को पा सके जो। गांव क्या, ये शहर क्या है, ये हौसलों की उड़ान है। हौसले गर बुलंद हों और इरादे चट्टान जैसे हों तो इंसान को कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारी खूबियां अगर किसी में देखनी हो तो डॉक्टर खालिद खान को देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी मंजिलें तय की हैं। एक कामगार से खुद की कंपनी बनाने तक का सफर बड़ा ही दिलचस्प है। डॉक्टर खालिद खान की कामयाबी न सिर्फ हमारे मुआशरे की नजीर है बल्कि इससे कहीं ज्यादा लोगों की इंस्पिरेशन भी है। किस तरह से उन्होंने ये कामयाबी हासिल की, आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल और खैर मकदम हौसलों की उड़ान में। शुक्रिया राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि परचम इन्होंने बहुत फहराए हैं और बहुत लंबी दास्तान है इनकी। हालांकि शो की शुरुआत करने से पहले अगर उम्र की बात की जाए तो मैंने उम्र उनकी पूछी नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि तजुर्बा 16 साल के बच्चे को होता है लेकिन 60 साल के बुज़ुर्ग को नहीं होता। लेकिन खालिद साहब तजुर्बों की एक खान हैं और लगातार एक के बाद एक माइलस्टोन उन्होंने ज़िंदगी के अंदर हासिल किए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि माशरे को भी, इंसानियत को भी अपने कामों से, अपने प्रयासों से लुफ्तअंदोज़ करते रहे और बुनियादी तौर पर उनको सहायता पहुंचाते रहे। खालिद साहब, जो मैंने जर्नी आपकी रीड आउट की, रिसर्च की, बहुत लोगों से आपके बारे में बात की, उससे पता लगा कि एक छोटे से जगह से सफ़र शुरू हुआ और अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया। मुबारकबाद देता हूं सबसे पहले आपको इस पूरी शानदार ज़िंदगी के लिए, सफ़र के लिए। और सफ़र के कहने पर मुझे याद आता है कि जुस्तजू गर हो तो सफ़र ख़त्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पर मंजिल का गुमा होता है। कहाँ से शुरुआत होती है खालिद साहब की? मैं एक अपना छोटे से शहर हरदा से बिलोंग्स करता हूं जो मध्य प्रदेश में है, और पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ करता था, ये तहसील था। और यहाँ मेरी पैदाइश हुई और एक रेनाउंड फैमिली को बिलोंग्स करता था। और चूँकि हम लोगों की फैमिली काफ़ी बड़ी उस ज़माने में भी कहलाती थी और एक हमारे
ग्रैंडफादर का, दादा जान का एक अपना नाम था, रुतबा था, बिकॉज वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे और रिटायर होने के बाद में एज ए सिटी इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैदराबाद से, और फिर वहाँ से वो शिफ्ट हो गए हरदा, और हमारी पैदाइश भी फिर हरदा से ही हुई। बहुत खूब। तो यहाँ से सफ़र शुरू हुआ मेरा। प्राइमरी एजुकेशन हरदा में हुआ। फिर फैमिली के माली हालात थोड़े कमज़ोर पड़े जी। और ये मैं समझता हूँ कि किसी भी फैमिली के साथ हो सकता है। एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया तो उसमें हम लोग काफ़ी परेशान हुए, और मैं काफ़ी छोटा था उम्र में, बहुत कम था, मेरी 12 या 13 साल की उम्र होगी मुझे याद है, कि जब पापा बहुत परेशान होते थे और घर में जिम्मेदारियां बढ़ने लगी थी, और घर का बड़ा बेटा भी मैं ही था। तो पापा के बाद में मुझे बचपन से ही ये लगता था कि मैं कहीं ना कहीं अपने वालिद के साथ कुछ उनको मदद कर सकूं। ये एक दिमाग के अंदर में मेरी सोच होती थी। तो यहाँ से जब पापा को, वालिद को बहुत परेशान देखता था, तो मैं उनसे हमेशा कहता था कि पापा आप मुझे कोई काम बता दीजिए जिससे हम अपनी माली हालत को सुधार सकें और मैं कुछ आपकी मदद कर सकूं। उस ज़माने में वो पापा हंसते भी थे और कहते थे कि बेटा इस छोटी उम्र में तू क्या काम करेगा। तो वहाँ मैंने पापा को सजेस्ट किया कि पापा एक काम बहुत अच्छा हो सकता है जी। और वो ये है कि हमारा स्टेशन बहुत छोटा है, हरदा रेलवे स्टेशन, और इस स्टेशन में पहले साइकिल रिक्शा चला करते थे जो मैन पुलर होते थे, जो आदमी को खींचता था, जो मुझे शुरू से वो पसंद नहीं था कि ये जो कलकत्ता के अंदर भी शायद, कैलकाटा के अंदर भी होता था। तो मुझे ये लगता था कि ये अगेंस्ट इंसानियत नहीं है कि एक इंसान धूप में, बारिश में 10 पैसे या 15 पैसे या 25 पैसे उस ज़माने में वो लेता था और 1 से 1.5 किलोमीटर वो जानवर की तरह जुट के जाता था। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगता था। मैंने पापा से कहा कि पापा अपन भोपाल में देखते हैं, वहाँ पे सिटी के अंदर में ऑटो रिक्शा चलते हैं, आदमी बैठता है, चलाता है और फट करके अपनी जगह पे पहुँच जाता है, क्यों नहीं अपन एक ऑटो रिक्शा डाल देते हैं हरदा में। तो उन्होंने कहा कि ऑटो रिक्शा चलाएगा कौन? तो मैंने कहा मैं चलाऊँगा ना पापा, और मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं इसको डालना चाहता हूँ। रोक रहा हूँ आपको कि नाज़रीन को बता दूँ कि कैन यू बिलीव कि आज जो शख्स कार्यक्रम के दरमियान हम इनकी अचीवमेंट्स पर भी बातें करेंगे, इंटरनेशनल लेवल के व्यक्ति हैं और कहानी शुरू हो रही है ऑटो रिक्शा को चलाने तक की बात है। और साथ ही आपकी बात में एक और बात ऐड कर दूं कि जो घर का बड़ा बेटा होता है, ये किसी शायर ने भी लिखा है कि वो एक और गार्जियन होता है एक तरीके से, और वही अपने ख़ानदान को उस गुर्बत से निकालने का सबसे पहला स्टेप लेता है और स्तंभ होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और इस चीज़ को मैं मानता भी हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में भी देखा है और आजमाया है, और कई लोगों के एग्जाम्पल्स भी हैं मेरे सामने। बट मैं खुद ही अपने आप में ये कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों से मैं खुद गुजरा हूँ कि जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं और किस तरह से आप अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को, सोसाइटी को, लोगों को, क्योंकि आपकी सोच में कुछ होता है अंदर, तब जाके आप उसको कर पाते हो, और अगर सोच ही नहीं होगी तो करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इस तो बात को मानते हैं डॉक्टर खालिद कि जब कोई स्ट्रगल आप करते हैं, कोई बहुत शदीद परेशानी से आप गुजरते हैं, और वही परेशानी जब आप मुख्तलिफ लोगों के सामने देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और आपके व्यवहार के अंदर वो चीज़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं। जी जी बिल्कुल मानता हूँ, ये सच है, और यही होना भी चाहिए। एक सक्सेसफुल इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करे अपने अंदर में, और उसको उसके बाद में जब ज़रूरत आए, जिस वक्त जैसी, वहाँ उसका वैसा इस्तेमाल हो। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ज़िंदगी के ऊपर में ही है। एक शेर कहना चाहूँगा कि एक बहुत छोटा सा सफ़र होता है ज़िंदगी का, पैदा होने से मरने तक का एक सफ़र है,
आप पैदा कहाँ हुए तो आपको पता नहीं है। ये चॉइस मेरी नहीं थी कि मैं कहाँ पैदा होऊंगा, किस घर में रहूँगा और कहाँ मैं जाऊँगा, ये भी मुझे पता नहीं है। तो ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, खुदा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो एक शायर ने कहा है कि एक लम्हे में सिमट आए है ज़िंदगी का सफ़र, एक लम्हे में सिमट आया है ज़िंदगी का सफ़र, ज़िंदगी तेज़ बहुत तेज़ चली हो जैसे। तो ज़िंदगी जितनी तेज़ चलती है वो लम्हों में जो सफ़र है वो सिमट के चला आता है, लेकिन जर्नी बहुत लंबी होती है। कर्तव्यनिष्ठ जो होते हैं ना, जो काम करने वाले, मशक्कत करने वाले और प्रगति करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी अक्सर ऐसी लगती है कि वक्त का पता ही नहीं लगता। पता ही नहीं कि लगता। मुख्तसर सी ज़िंदगी थी और यूं ही पानी का बुलबुला है इंसान की ज़िंदगानी, वो वाली बात होती है। बिल्कुल। और क्या खूब आपने तरक्की करी, हरदा से निकले भोपाल, भोपाल से फिर मुंबई तक का सफ़र है, फिर ओमान पहुंचते हैं। और तो अब ज़रा असल मुद्दे पे आया जाए कि ओमान पहुंचकर फिर बता दूं, खालिद साहब ने जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है, लॉजिस्टिक की जो फील्ड है, यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सामानों को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक ले जाने की जो सिलसिला है, उसमें बड़े ही बड़े बड़े तीर उन्होंने चलाए कहूँ और बड़ा मुकाम हासिल किया। फिर मूव किया उन्होंने मेडिकल फील्ड की तरफ और वहाँ पर भी बड़ी कामयाबी हासिल की। साथ ही साथ फिर माशरे की तरफ रुख किया, कोविड-19 में उनका बहुत काम है, इन सब पर बहुत तफसीली बात करेंगे। तो ओमान चलते हैं। ओमान कैसे पहुँचे, क्या वहाँ पे शुरुआत हुई और क्या आपने सीखा, और जिस मुकाम को आपने हासिल किया वो पैशन था या फिर प्रोफेशन था? देखिए, ऐसा है कि ओमान की जर्नी जो मेरी शुरू हुई वो 80s में मैंने ये डिसाइड किया। मेरे एक कज़िन है, वो पहले ओमान में रहते थे और वहीं वो काम भी कर रहे थे। तो मैंने उनको ख़त लिखा, उस वक्त फ़ोन वगैरह नहीं थे, ये फैसिलिटी नहीं थी। तो मैंने उनको ख़त लिखा कि समद मैं आना चाहता हूँ ओमान, क्या तुम मेरा वीज़ा भेज सकते हो? जी। तो वो उनको तफसीली ख़त था बट मज़मून यही था कि मुझे आना है। तो उन्होंने कहा कि यस मैं भेज सकता हूँ, लेकिन तुम आके करोगे क्या? ये वो जब उनका ख़त का जवाब आया तो फिर मैंने वापस उनको ख़त लिखा कि आप कोई भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ और मुझे इंडिया से बाहर निकलना है। एंड स्पेशली मैं मध्य प्रदेश से निकलना चाहता था, क्योंकि उस ज़माने में एमपी में कुछ बहुत अच्छे स्कोप नहीं थे। मध्य प्रदेश बहुत जंगलों का एक मुजस्समा था। और यहीं से आप शुरू करिएगा, मुझे मेरी ज़बान पे एक बात आ रही है ख़त को लेकर कि ख़त में लिख दिया, ख़त में रख दिया दिल निकाल कर, ख़त में रख दिया दिल निकाल कर। ये मोबाइल चलाने वाले चिट्ठी के ज़माने क्या जाने। क्या बात है साहब। तो आपके ऊपर है कि हमने सरम को ख़त लिखा और ख़त में लिखा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ ख़त लिखा था मैंने और उस ख़त से फिर वो मुतासिर भी हुए और उन्होंने कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारी सोच को कि तुम इस उम्र में सोच रहे हो अपना घर छोड़ देने के लिए, अपना कंफर्ट जो है वो छोड़ने के लिए। बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मैं लेट मी ट्राई। तो उन्होंने कोशिश की और मेरा वीज़ा भेज दिया। 82 में मैं ओमान चला गया, 1982 में। और उस ज़माने में बहुत कम लोग ही उस वीज़ा को हासिल कर पाते थे जो मुझे उन्होंने दिया। और मैं एक गवर्नमेंट कंपनी है PDO, पेट्रोलियम डेवलपमेंट ऑफ ओमान, तो उसमें मैंने अपनी सर्विस स्टार्ट की एज ए रिग मास्टर। तो जो पेट्रोल को सर्च करते थे डेजर्ट में, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे ये जॉब दे दिया था कि ये जो कॉन्वाई होती है रिग्स की, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जाती हैं, इनको साथ में लेके जाना है, साथ में चलना है। ये मेरा जॉब था और वहाँ पर ये प्रोफाइल बाद में मिली, लेकिन इनिशियल स्टेज में उन्होंने मुझे एज ए लर्नर रखा था, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं था। ओमान के बारे में पता नहीं था, डेजर्ट के बारे में पता नहीं था, पेट्रोलियम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो एज ए लर्नर मैं 6 महीना रहा वहाँ कंपनी के साथ में। फिर उन्होंने मेरे अंदर के हौसलों को देख के या मेरी मेहनत को देख के मुझे प्रमोशन दिया और फिर रिग मास्टर किया। तो वहाँ मैंने 6 साल काम किया ओमान में। और ये लॉजिस्टिक जितना है आज जो मैंने इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट किया,
वो लॉजिस्टिक मैंने सीखा ओमान से है। बहुत खूब। ये मेरी मतलब एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट रहा। अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, मनी या पैसा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिला ओमान में। वेरी नाइस। एंड आई वाज वेल एस्टेब्लिश्ड इन 4-5 ईयर्स इन ओमान। इंडिया के हिसाब से मैं बहुत अपर लेवल पे आ गया, जहाँ पर हमारी फैमिली को जो सपोर्ट चाहिए था, जो मैं करना चाहता था, वो मैं करने लगा। एंड मैंने पापा से कहा कि अब आप वापस अपना जो भी ज़मीनें हैं, जो रिवाइव करना है, जिनको लेना है करना है, आप करते रहिए, बाकी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सो आई टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं, अब मैं ये कर सकता हूँ। देन काफ़ी लंबा अरसा वहाँ गुजारने के बाद में काफ़ी मेहनत रही। 56-58 डिग्री टेम्परेचर पे काम करना पड़ा, लेकिन वहाँ से हम पीछे नहीं हटे। और वहीं से एक दिमाग में ये बात आई कि नौकरी करने से अच्छा है कि नौकरी देना चाहिए। यहाँ पर भी ओमान में कई लोग हैं जो इंडिया से आना चाहते हैं और उनको आने में बहुत दिक्कतें होती हैं। एजेंट बीच में काफ़ी उनके साथ में जो है वो मुश्किलात पेश करते हैं। तो हमने वहीं एक कंपनी इस्टेब्लिश की ओमान में, और मैंने, हमारे एक बहनोई भी थे, उनका इंतकाल हो गया। रिसोर्स टू ओमान, राइट। तो वहाँ मैंने अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी इस्टेब्लिश किया एक लोकल पार्टनर को लेके। और ओमान से, मस्कत से दुबई हम लोग जाते थे। मैं खुद गाड़ी चलाता था और मस्कत से दुबई खाली गाड़ी ले जाके वहाँ से वेजिटेबल्स लोड करते थे, बिकॉज दुबई वाज वेरी एडवांस ऑन दैट टाइम। और वहाँ से सब्जियाँ लोड करके फिर हम ओमान लेकर आ जाते थे और उसको वहाँ पर होलसेल जो मंडी होती है वहाँ पर खड़ी कर देते थे और वहाँ से उसको वो लोग बेच देते थे। उसमें हमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता था। और हार्डली 400 किलोमीटर की जर्नी थी और रोड्स अच्छे थे उस ज़माने में। सिंगल रोड था ओमान में, बट यस 5 घंटे में मैं गाड़ी लेके वहाँ पहुँच जाता था। क्या बात है। और रात में ही लोड करके रात में वापस आ जाता था। और सुबह फिर था, कहते हैं ना, आपने तो सपना देखा ऑटो रिक्शा चलाने का जी, लेकिन आप ओमान और मिडिल ईस्ट के अंदर ड्राइव कर ऑटो रिक्शा चला के ही गया सर। ऑटो रिक्शा मैंने लिया जी। पापा से जिद करके लिया। मैंने कहा इसको डालेंगे। और आज भी हरदा में जितने ऑटो रिक्शा चल रहे हैं वो टांगे और मैन पुलर बंद हो गए। इट्स बिकॉज ऑफ, ये मेरी सोच थी कि इसको बदलना है। बहुत खूब। ये सोच नहीं थी कि मैं ऑटो वाला बनूंगा या मुझे लोग क्या कहेंगे। मुझे ये कहना था कि ये ट्रेंड को चेंज करना है। कुदरत भी रहम फरमाती है जब कोशिश इंसान होती है जी। और आपने वो छोटे लोगों के लिए, जो महरूम लोग हैं, उनके लिए आपने सोचा और देखिए कि कुदरत ने आपको कहाँ पहुँचा। वो खुदा का करम है। तो वहाँ मैंने जब अपना कंपनी इस्टेब्लिश कर लिया और काम हमारा बहुत अच्छा चलने लगा, मैं इंडिया वापस आया। छुट्टियाँ गुजारने के लिए आया था इनफैक्ट। तो मेरे बड़े पापा हैं इसाक अली ख़ान, उनका नाम है, वो कैलकाटा में हैं। तो वो हमारे यहाँ हरदा आए हुए थे। घर के बड़े वही थे, हमारे पापा से भी बड़े। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो कहने लगे तुम ओमान में क्या कर रहे हो? और मैंने कहा मैं ये काम कर रहा हूँ। बोले यहाँ हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पोर्ट्स में, तो वाई डोंट यू कम बैक? मैंने कहा मैं बहुत अच्छा जम गया हूँ वहाँ। और वहाँ उस ज़माने में भी मेरे पास में फरारी कार थी और उसको मेंटेन करने लगा था मैं। तो मैंने कहा मुझे 80s की बात है या 90s की बात है? ये 80s की बात है। 80s की बात है, लेट 80s, 87, 86, 87। राइट। तो मैंने कहा बड़े पापा, और मुझे आना नहीं है इंडिया। बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि ये एक उनके एक सोच थी कि ये सक्सेसफुल है, इसने जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया है, तो अपने मुल्क में अगर काम करेगा तो अच्छा है। तो मुझे उन्होंने समझाया और कहा कि देखो यहाँ पर काम करो और यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंडिया अब एक अलग मकाम पे जा रहा है और इसमें तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जब उन्होंने कहा कि ये सारे चेंजेस आ रहे हैं और तुम आ जाओ वापस, तो मैंने कहा मुझे वक्त चाहिए। मैंने वक्त लिया उनसे और 3 महीने के बाद में मैंने डिसीज़न लेके मैं इंडिया आ गया। और इंडिया आके फिर मुझे इन्होंने पारादीप पोर्ट दिया। जो अच्छा, ये छोड़ते हुए, ओमान छोड़ते हुए कोई ऐसी बात, ऐसी कोई आपका लम्हा,
कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा हो कि हाँ मैं इसको मिस करूंगा इंडिया पहुंचकर? मैं आज भी ओमान को यकीन मानिए बहुत मिस करता हूँ, सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ। और मेरा एक बार फिर से, वैसे मैं दुबई में भी इस्टेब्लिश हूँ, मेरा बिजनेस है दुबई में, बट स्टिल मैं ये चाहता हूँ कि जिस जगह से मैंने अपनी ज़िंदगी की वो लम्हे और वो पल शुरुआत किए थे जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, मैं एक बार ओमान में ज़रूर जाऊं और वहाँ अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करूं जहाँ मैंने नौकरी की थी। ये इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। और ज़रूर मैं ओमान की सारी यादें मेरे साथ आज भी वाबस्ता हैं। और फरारी का क्या किस्सा? फरारी तो मैंने अपने शेख से बात करके, वो एक एक्सीडेंट हो गई थी कार, तो ये लोग एक्सीडेंट गाड़ी चलाते नहीं हैं अरबी, तो इन्होंने कहा इसको स्क्रैप कर देंगे। तो मैंने कहा साहब मुझे दे दीजिए, मैं चला लूँगा इसको बना के। तो कहने लगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम में हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, सईद अहमद शनफरी नाम था उनका। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल देन खालिद, क्योंकि उनके बेटे का भी नाम खालिद था, खालिद शनफरी, और मैं खालिद खान, नाम एक जैसी थी, तो उनको बड़ा पसंद भी था और वो मुझे पसंद भी करने लगे थे कि ये एक अच्छा वर्कर है। एज ए मिनिस्टर मेरी अप्रोच थी उनके घर पे, मतलब बहुत मुश्किल होता था, बट मैं जाता था। देन उन्होंने फिर अपने मैनेजर को कहा कि देखो अगर कोई किसी रास्ते से इनके नाम पे ट्रांसफ़र ना हो तो ना सही, लेकिन कंपनी की तरफ से इनको दे दो ये गाड़ी, ये बच्चा चाहता है तो इसको करने दो। तो वो कार मुझे मिल गई। तो ओमान से चलकर कहानी जो है वो पहुंचती है उड़ीसा, पारादीप। क्या कहानी है पारादीप की डॉक्टर खालिद? पारादीप एक पोर्ट है उड़ीसा में, जो श्री बीजू पटनायक जो वहाँ के सीएम रहे, करेक्ट, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन दोनों ने मिलके वहाँ की संग बुनियाद रखी थी पारादीप पोर्ट की। और इस पोर्ट को बहुत छोटे पैमाने से शुरू किया था। आज ये पोर्ट इंडिया का नंबर 1 पोर्ट है जो कार्गो हैंडलिंग में आता है। मोर देन 200 मिलियन टन कार्गो यहाँ से अभी पारादीप से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ मेरी कहानी, मेरी एंट्री जो पारादीप में हुई, वो इट्स बिकॉज ऑफ मेरे बड़े पापा इसाक अली खान, जो एक डिस्ट्रीब्यूटरिंग शिपिंग कंपनी में डायरेक्टर थे, और उन्होंने मुझे सलाह दिया कि आप आ जाइए पारादीप। यू जॉइंड एज ए बिजनेसमैन और नो, एज ए सर्विस, क्योंकि मैं वहाँ इस्टेब्लिश हो गया था ओमान में, मैं आना नहीं चाहता था इंडिया, बट उनका एक ये था कि नहीं तुम्हें आना है। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये था कि मैं कितने साल और परदेश काटूंगा, कभी ना कभी तो अपने देश में अपनी वापसी तो होगी ही होगी और करना ही होगा। तो ये इरादा लेके एक सोच मेरी थी, लेकिन एक कोई बेस्ट वे आउट नहीं मिल रहा था, एक रास्ता नहीं मिल रहा था कि अगर मैं आऊँगा तो करूँगा क्या। तो यहाँ मध्य प्रदेश में उतना अच्छा कोई स्कोप नहीं थे बिजनेस के। उड़ीसा, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, ये सब जगहें जो हैं वो डेवलप हो रही थी उस टाइम में। तो मेरे बड़े पापा ने मुझसे कहा कि नहीं तुम आ जाओ, मैं उड़ीसा तुमको देता हूँ, वहाँ शिपिंग सीख लो। अब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज सामने था कि आप डेजर्ट में पेट्रोल ढूंढ रहे हो और फिर पानी में वापस कूद रहे हो, ठीक है ना। तो ये मतलब कहानी का एकदम आप ये मतलब जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो जाता है। रेगिस्तान से समंदर की तरफ, रेगिस्तान से समंदर की तरफ। अब रेगिस्तान में आपने जितना एक्सपर्टीज, जितना काम, जो कुछ भी आपने सीखा, वो सब एक साइड में रह गया। अब आप आगे पोर्ट में, जहाज़ में, जबकि मैंने देखा ही नहीं था, वो जहाज़ क्या होता है मुझे पता नहीं था। और पारादीप पोर्ट का नक्शा भी मुझे नहीं मालूम था कि इंडिया के किस कोने में। लेकिन जब इंसान के अंदर में वो कहते हैं ना कि हिम्मत हो, हौसला हो, भरोसा हो, यकीन हो, तो फिर मंजिलें अपने आप मिलती जाती हैं और आसान हो जाती हैं। इसी हौसले के साथ में मैं पारादीप आ गया और मैंने शिपिंग सीखा। मैंने 4 साल एक ईसी वॉस एंड कंपनी थी, उसमें काम किया। काम करने के बाद में वहाँ से फिर मैंने अपनी सोच को फिर बदला और फिर मैंने कहा कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के हैं,
तो यहाँ अपनी लॉजिस्टिक कंपनी होना चाहिए। तो 97 में मैंने अपनी एक कंपनी फॉर्म किया जिसका नाम पारादीप परिवहन रखा। वो पार्टनरशिप कंपनी थी। अब ये जर्नी यहाँ से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पार्टनरशिप कंपनी, वो भी ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, और फिर उसके बाद में बड़े कॉरपोरेट्स के साथ में जुड़ना, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सीख लिया था, समझ लिया था कि ये जगह है, यहाँ से सब कुछ मिल सकता है। करेक्ट। तो वहाँ मैंने ये कंपनी को 97 में इस्टेब्लिश किया। सन 2000 में इसको पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड किया जी। और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 मार्च में इसको पारादीप परिवहन लिमिटेड करके आईपीओ में गया जी। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुई। क्या बात है। तो ये रफ्ता रफ्ता जो है समंदर की हंसी लहरों के कारवां हैं हम, और वतन के वास्ते हैं वो नौजवान हैं हम। नौजवान हैं। तो ये कारवां जो है वो अकेले चले थे, लेकिन चलते चलते कारवां बन गया। वही, मैं तो अकेला ही चला था, लोग साथ आते गए और कारवां कारवां बनता गया। पोर्ट से कारवां जो है रेगिस्तान से समंदर पहुंचा, समंदर से फिर कॉरपोरेट पहुंचा। और मैंने सुना और बातचीत की, उड़ीसा में मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं, लिजा नाम है उनका। हाँ, लिजा। और लिजा से मैंने, वो आपको जानती हैं जी जी। तो उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि बड़े ही मारूफ हैं यहाँ पर, और इनके जो काम हैं माशरे को बड़ा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ उनको देखा जाता है उड़ीसा के अंदर भी। तो मुबारकबाद दी थी उन्होंने आपके लिए, लिजा ने भी। थैंक यू लिजा, मैं इस बात के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे बारे में इतना बताया राशिद भाई को, और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लिजा। थैंक यू वेरी मच। जी जी जी। जो कंट्रीब्यूशन की बात, जैसे लिजा ने बताया कि कंट्रीब्यूट आपने माशरे के अंदर किया, ख़ासतौर पर जब मैं आपके विषय में रिसर्च कर रहा था तो कोविड-19 के दरमियान भी आपका बहुत संजीदा और बहुत जज्बाती कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। वो जज्बाती शख्स तो आप हैं ही, ये बात समझ में आ गई है, और नाजरीन को भी ये बात बिल्कुल समझ आ रही होगी कि कितने जज्बाती हैं। और ये होता है कि ये बुनियादी तौर पर ही होता है जी। ये नहीं हो सकता कि शायद आप किसी सफ़र पर निकले फिर आप जज्बाती शख्स होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब शुरू में ही आपने रिक्शे वालों के लिए एक सोच रखी तो जाहिर है कि आज तो इस मुकाम पर हैं कि माशरे को कुछ दे सकते हैं। जी जी जी। थोड़ा सा कुछ बताएं कोविड-19 के पैंडेमिक के बारे में। देखिए, ये जो चीज़ है, ये सच है कि ये जो जज्बा होता है ये आपकी इनबॉर्न क्वालिटी होती है, और ये मेरे को मेरे ख़ानदान ने विरासत में दिया है, और ये मेरी विरासत यही है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये अपना मानना है कि जब आपको अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, पैदा किया है, तो किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है जी। मकसद सिर्फ एक ये नहीं है कि बड़ा आदमी बन जाना है, या पैसा कमा लेना है, या अपना नाम और शोहरत कमा लेना है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह ने दिया है, और हमारे मज़हब ने भी कहा है कि सबसे अच्छे आप इंसान बनो और अच्छे इंसान बनाओ। ये जो चीज़ है मेरे दिल और दिमाग में, जहन में हर वक्त ये गूंजती थी कि जो आप जितना अच्छा काम कर सकते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, वो काम आपको करना चाहिए। इसका पहला एग्जाम्पल मुझे देखने को मिला, जो मैंने पारादीप में कदम रखा था उसके थोड़े ही सालों के बाद में 1999 इज़ अ सुपर साइक्लोन। यस यस। उससे बड़ा डिज़ास्टर इंडिया में तो नहीं हुआ अभी तक जी। टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी जितनी आज है। आज हमको साइक्लोन का पता लग जाता है 400 किलोमीटर पहले, और उस ज़माने में जब हमको साइक्लोन का पता लगा था 99 में, तो आई वाज इन पारादीप एंड आई एम विटनेस फॉर दैट। तो 36 आवर्स जो था 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चारों तरफ से जो हवा चलती थी, जिसको चक्रवर्ती साइक्लोन बोलते हैं हम लोग, तूफान बोलते हैं, उस किस्म का तूफान था। और 35 मीटर टाइडल वेव्स थी जो समंदर की, जो उछल के आती थी। एंड इनफैक्ट ये डिक्लेयर हो गया था 2 दिन के बाद में कि पारादीप इज़ नो मोर, है नहीं, पारादीप टाउन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारे सारे कनेक्शन कट गए, कोई कम्युनिकेशन नहीं है,
फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो उस हालत में हम लोग सरवाइव किए और अल्लाह ने हमको ज़िंदगी दी थी। बहुत किनारे पे था मैं समंदर के जब ये तूफ़ान शुरू हुआ, तो ऐसा लगता था कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ बचेगा नहीं। और ये डिसाइड हमने भी कर लिया था कि अब कुछ नहीं रहेगा। बट यस, बहुत सारी जानें गई उसमें, करीब 10,000 लोग मरे और माली नुकसान तो ऐसा हुआ कि 300 किलोमीटर के रेडियस में वहाँ कुछ भी बचा नहीं, न फसल बची, न दरख्त बचे, न जानवर बचे। तो बहुत ही बड़ा एक डिजास्टर हुआ था आपका ये। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? आपके आसपास क्या रहा? आपके संग साथी, आपका मैंने अपनी ड्राइविंग? ज़िंदगी में पहली बार राशिद भाई, अब आदमियों को हवा में उड़ते हुए देखा है। ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरा। और मेरे आजू बाजू में लाशें चलती थी पानी में डूबी हुई, और उनको हम, हमारी जो मशीनें थी, पेलोडर थे, जो हेवी इक्विपमेंट था, उस ज़माने में मेरा काम शुरू हो गया था पोर्ट में, जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, 2-3 साल हुए थे। तो मुझे याद है कि मैं खुद उन गाड़ियों को चलाता था और रास्ता तैयार करता था कि निकल जाएं। पारादीप के चेयरमैन थे पोर्ट के, आईएएस मिस्टर महापात्रा, संतोष महापात्रा, वो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई साइक्लोन के बाद में। हम कुछ ही लोग बचे थे, तो उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप लोग मत भागना यहाँ से, अपने को इसको वापस रीबैक करना है पारादीप को, और इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा जी। और यहाँ पर अभी कोई रिसोर्स नहीं आ पा रहा है गवर्नमेंट का, इसलिए हम ही को सब कुछ करना है पब्लिक के लिए। तो हम लोगों ने हमारे पूरे ये खोल दिए कि जो भी जिसके पास है, अनाज है, गल्ला है, पानी है, जो कुछ दे सकते हैं लोगों को, जो ज़रूरतमंद है, उनको वो हम पहुंचाने का काम हमने लकड़ी की बोट से लेके किया। और वो काम करने के बाद में मेरे पास में, मुझे याद है कि आखिरी 50,000 रुपया बचा था, उसका भी मैंने एक दुकान से जाके वो राशन परचेस करके सब फिर गरीबों में बांट दिया। तो ये सब चीज़ें जो हमने देखी वहाँ उड़ीसा में, तो उसके साथ साथ उसके बाद जैसे कहते हैं, जैसे जो आपने क्या ना कि बड़ा आदमी बनने वाली बात, तो लोग ओहदेदार हो जाते हैं। किसी का शेर है कि एक शहर था, शहर में टाउन थे, टाउन पर घर थे बड़े बड़े, उन पर बड़ी बड़ी तख्तियां लगी थी, बड़े बड़े ओहदे लगे थे, लेकिन तलाशने निकला, लेकिन इंसान एक नहीं मिला। तो फिर उसके आगे ये है कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। बेशक वो इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। वो साइक्लोन देखा, उसके बाद में मैंने अपनी ज़िंदगी में 4 साइक्लोन और देखे, बहुत बड़े साइक्लोन देखे। और इसके बाद कोविड-19, जो कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस साबित हुआ, और इंसानी जानें उसमें बहुत ज़्यादा हलाक हुई। वहाँ पर जो हमारा एरिया है, पारादीप, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट हमने कोविड के टाइम में ली, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पेशल परमिशन लिया कि सब कुछ बंद हो गया था, मेडिकल असिस्टेंस कुछ नहीं थी, लोग परेशान होते थे, ये हर आदमी ने देखा है, इस दौर को समझा है। तो हमने फिर परमिशन लेके, और लॉजिस्टिक जो हमारा सब्जेक्ट था, उसका सही मानों में सही इस्तेमाल सही वक्त पे कोविड में हुआ। बहुत खूब। और हमने जो सामान को पहुंचाने का, जो बाई सी, रेल तो बंद हो गया, बाई रोड हमने हमारे पूरे एम्प्लॉइज़ को रोका। हमने कहा कि हमको काम करना है, घर नहीं भागना। मौत कहीं पे भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, इसका कोई आपके पास में लिखा हुआ नहीं है कि आप यहाँ मरोगे या वहाँ मरोगे और ऐसे मरोगे। तो जो लोग मर रहे हैं उनको बचाना है, और उनको बचाने के लिए ये मेडिकल है, ये एड है, ये खाना है, ये पानी है, ये सारी चीज़ों को पहुंचाना है। तो एक बहुत बड़े पैमाने पे हमने एक अपनी चैन बनाई, एम्बुलेंस डाले, बहुत सारे एम्बुलेंस सर्विसेज उड़ीसा में उन गाँव में पहुंचाई जहाँ पर डॉक्टर ही नहीं थे। वहाँ से फ़ोन आता था, बाकायदा हमारा एक नेटवर्क प्रोग्राम था जिसके अंदर में 25 से 30 डॉक्टर्स जुड़े हुए थे, जो
मोबाइल के ऊपर में पूरा ट्रीटमेंट देते थे और पेशेंट को देखते थे। और उसमें मेरी बेटी भी थी, बीच वाली बेटी जो डॉक्टर हैं, वो जर्मनी में है। जर्मनी में जी। और उनको भी इसी काम में मैंने जोड़ा, और उन्होंने उस टाइम में जर्मनी से काफ़ी लोगों को बाय मोबाइल या बाय अदर फ़ोन किसी भी तरह से उनको जो भी सलाह देना है मेडिकल का, वो उन्होंने काम किया। अच्छा, मेडिकल फील्ड में भी आपका बहुत बड़ा काम है। तो ये प्री डिसाइडेड था, कोविड पैंडेमिक से पहले की बात है, आप कुछ उस पर कर रहे थे काम, या पैंडेमिक के दरमियान आपको ये बात पता लगी कि इस फील्ड पर भी काम किया जा सकता है? ये मुझे पैंडेमिक के बाद में ही मुझे ये ख्याल आया कि इसके ऊपर में हमको काम करना चाहिए। और चूंकि अभी इंडिया में हम लोग डेंस पॉपुलेटेड हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्टिल रूरल एरिया जितने हैं वहाँ पर बहुत सारी जानें जो हैं वो सिर्फ इसलिए चली जाती हैं कि उनका सही डायग्नोज नहीं हुआ और उनके अंदर में बीमारी क्या थी यही पता नहीं चला और उनकी डेथ हो गई, या वो अफोर्ड नहीं कर सके। अभी ठीक है, कनेक्टिविटी है, बहुत सारे जो हैं वो आपके सिस्टम खुले हुए हैं कि आप ESI में जा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इलाज हो सकता है, लेकिन स्टिल अभी भी उन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमने हमारी एक कंपनी और बनाई बॉम्बे में, ये 2023 में मैंने स्टार्ट किया इसको, और इसके अंदर में हमने IIT मुंबई के साइंटिस्ट को साथ में लिया और उनको साथ में लेके एक डिवाइस तैयार किया जो लंग्स कैंसर को डिटेक्ट करेगा 0 स्टेज के ऊपर में, जो कि आपको कोई भी MRI या कोई भी दूसरी चीज़ जो टेस्ट होते हैं वो उस वक्त तक लंग्स का जो कैंसर है अंदर में या ये डिसीज़ है वो 3rd या 4th स्टेज पे नहीं जाने से पता ही नहीं चलता है। जब वो इस स्टेज पे पता चल जाता है, जब पेशेंट को पेन होता है, वहाँ फिर डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज को कहते हैं कि अब इसका कोई रास्ता नहीं है और ये कितने दिन बचेगा बोल नहीं सकते। तो हमने जो रिसर्च किया और जो टेक्नोलॉजी को लाया, ये अभी वर्ल्ड में नहीं है कि हम उसको बायोप्सी नहीं कर रहे, ब्लड नहीं ले रहे, हम उसको कहीं से आपकी बॉडी को टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो जो है लेज़र के ऊपर में काम कर रहा है और आपकी सांस जो आप लेते हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, आप फूंक मारते हैं उसके अंदर में, वो फूंक को एक कंपाउंड के अंदर में हम उसको करते हैं और वहाँ से उसके अंदर में जो लेज़र्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि इसके अंदर में कौन कौन से सेल्स हैं। हमारी सांस से जो निकला हुआ हवा है, वो हवा के अंदर में वो सेल्स कैंसर के अगर हैं तो पकड़ता है, TB के अगर हैं तो पकड़ता है, और ये टेस्टेड हो गया। अभी ऑलरेडी हम लोग टाटा मेमोरियल में हम लोग अपना एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं बॉम्बे में, और ये क्लिनिकल ट्रायल के लिए जा रहा है। लैब टेस्टिंग हो गया, इसकी लेबोरेटरी भी हमारी इंडिया में है और इसको हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, कई जगहों पर इसको बताया है, तो बहुत एप्रिशिएशन मिला है। और कोशिश ये है कि बहुत सारी जानों को हम बचा सकें, सोसाइटी को कुछ दे सकें। जज्बाती पहलू तो है ही, लेकिन जिस अंदाज में आपने जिस ज़बरदस्त तरीके से इस पूरी प्रोसेस को डिफ़ाइन किया और इस उपकरण के टेक्निक के बारे में आपने बताया, तो ऐसा लग रहा था कि शायद आप एक बहुत मजे हुए, बहुत काबिल डॉक्टर हैं। हौसला बरकरार है, जुनून बरकरार है, और हौसलों की उड़ान अगर बरकरार है तो फिर सक्सेस आपकी आएगी ही आएगी। और आपने जर्नी का जिक्र किया, हरदा, उसके बाद भोपाल, फिर आप बॉम्बे भी रहते हैं, भुवनेश्वर, उड़ीसा, मैस्कट, ओमान, अमेरिका, पूरी दुनिया के अंदर सफ़र करते हैं। असल घर कहाँ पर है आपका? देखिए, असल घर मेरा विशाखापट्टनम में है। अच्छा। और मैंने जब वाइजैक, बहुत खूबसूरत जगह, तो मैंने सन 2000 में अपनी फैमिली को पारादीप से शिफ्ट कर दिया था विशाखापट्टनम में, क्योंकि पारादीप उड़ीसा उतना अच्छा एजुकेशन था नहीं, तो मुझे ये था कि बच्चों को एक बहुत अच्छी तालीम से मैं ये करवाऊं और अच्छी तालीम उनको दे सकूं। तो मैं विशाखापट्टनम में भी रहता हूं और उड़ीसा में भुवनेश्वर में भी रहता हूं, बॉम्बे में भी रहता हूं, भोपाल में भी रहता हूं, हरदा में भी रहता हूं, क्योंकि हरदा में मेरा दिल है, मेरी माँ है, मेरी जान है वहाँ।
कहते हैं ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। क्या खूब नौजवान है डॉक्टर खालिद साहब। हालांकि उम्र कभी पूछनी नहीं चाहिए किसी की, कहते हैं कि लड़कियों की उम्र ना पूछें और लड़कों का जो है वो इनकम ना पूछें, लेकिन आपकी इनकम तो जग जाहिर है। जी। तो मुझे पूछने दें कि आपकी उम्र क्या है। मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह 64 कंप्लीट कर रहा हूँ। 64 यंग मैन। लुक एट Try आउट, to be. आपका जो लुकआउट है पहनने का। और मैंने जो प्रोड्यूसर साहब थे हमारे, नजम इकबाल साहब, तो उस वक्त कहा भी था कि जो आपके हाथ की जो बनावट है वो बता रही है कि बहुत मेहनत करते हैं जिम और स्पोर्ट्स के अंदर। तो ये भी बहुत रहमत जी कुदरत की आप- अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नवाजिश है। पहले तो ये मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी जीन्स दिया मुझे। जी, जी। और उसको फिर मैं कोशिश करता रहा, ये मेरा पैशन है कि मैं अपने आप को जब आईने के सामने खुद को देखूं तो अपने आप को अच्छा लगूं। तो फर्स्ट यू लव योर सेल्फ। आप जब अपने आप से प्यार करते हैं तो आप दुनिया से प्यार करने सही बात। लगेंगे। जब आप अपने आप को अगर नहीं संभाल सके तो फिर ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप और कुछ संभाल सकोगे। सही बात है। तो यहाँ ज़रूरी है कि सबसे पहले मुझे अपनी हेल्थ और ये इन सब चीज़ों को देखना है। मैं अपने लिए वक्त 1 घंटा 24 घंटे में ज़रूर निकालता हूँ। जो मेरा होता है उसमें मैं फ़ोन भी नहीं रिसीव करता, और वो मेरा जिम होता है और मैं होता हूँ। क्या बात और 1 घंटा एक्सरसाइज, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मैं वॉक करूं या योगा करूं या जी, जी, फिर जी। वेट ट्रेनिंग करूं या एनीथिंग, मतलब कुछ भी एक एक्सरसाइज 1 घंटे की 24 घंटे में ज़रूर करता हूं। चाहे वो जो ना एक आपका पर्सनल बात चली रही है, बेटियों का आपने जिक्र किया, 3 बेटियां शायद। जी 3 बेटियां एक का जिक्र किया आपने कि एक जर्मनी में है जी। एमडी डॉक्टर, और 2 और उनके विषय में भी जरा जी, जिक्र करें। मेरी जो सबसे बड़ी बेटी हैं उन्होंने एमबीए किया लंदन से, लंदन यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद वो भी जर्मनी चली गई, उनकी शादी हो गई। और जर्मनी में उन्होंने 12 साल काम किया एज ए सीएफओ। और अभी मैंने उनको इंडिया बुला लिया वापस और अपनी कंपनी में डायरेक्टर किया। और मेरा कंप्लीट फाइनेंस और जो भी सिस्टम है कंपनी का वो मेरे साथ में देख रही हैं। 6 महीने हुए उनको अच्छा, वापस बहुत आके। और जो मेरी बीच वाली बेटी हैं हुदा, वो मेडिकल किया उन्होंने, मेडिसिन में प्राग से, चार्ल्स यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमडी किया। और अभी बर्लिन में वो एक मेडिकल इसमें सर्विस कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं, लोगों की खिदमत भी कर रही हैं। और तो ये तो आपकी चाहत शुरू से रही, शुरू से हरदा रही से थी। निकलते हुए कि, और अब पूरी फैमिली ही इंटरनेशनल हो गई, जी। अलग अलग ममालिक अलग के अलग अंदर खिदमत ममालिक करते में। हुए। तो वो जर्मनी में अभी वो हैं। और तीसरी बेटी मेरी जो है वो अभी विशाखापट्टनम में है। उनकी भी शादी हो गई और वो वहीं पर सेटल्ड हैं। और वो उन्होंने कर्नरी आर्ट में अपना काम किया है। तो वो अपना वहीं पर जो बेकरी वगैरह हैं वो उसमें उनका इंटरेस्ट है, तो वो वहाँ उसमें लगी हुई हैं। तो तीनों अपनी अपनी जगह पे प्रोफेशनल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग गुड। आप बात उसकी जो एक शुरू में बात हमने ऑफ द माइक भी की थी कि हरदा से ट्रेन चली और भोपाल चली, फिर बॉम्बे चली, फिर मस्कट चली, ओमान चली, कहाँ कहाँ चली, चलते चलते फिर आज यहाँ दिल्ली आई है। तो दिल्ली आने से पहले कहते हैं ना कि हरदा से ट्रेन चली और भोपाल से मैं भी चढ़ी और जहन से जहन का दीदार हो गया, दिल्ली आने से पहले प्यार हो गया। तो वो कहाँ से चढ़ी आपके साथ, जो अक्सर वो जो पर्दे भोपाल के से ही पीछे के? वो भोपाल से भोपाल ही से ही चढ़े। चढ़े। जी 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 जी। तो अपनी भोपाल मोहब्बत का से। भी जिक्र कर दें, उनके नाम का जिक्र कर दें, क्योंकि हर देखिए, सक्सेसफुल के पीछे एक डेफिनेटली एक जी जी, उनका women होती नाम हैं। फौजिया खान है। जी। शी बिलोंग्स टू भोपाल और मेरी हम सफ़र हैं और मेरी शरीक हयात हैं। जी। और ये मैं मानता हूँ कि एक फैमिली का सपोर्ट आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं वो शामिल है। और उनका काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस है जो कि उन्होंने मेरे साथ में किया। मैं ये मानता हूँ कि आज
वक्त जो आपके पास है, जो आपकी फैमिली के लिए होना चाहिए, आपके बच्चों के लिए होना चाहिए या आपके और लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन आप उस वक्त को कहीं और देते हो। ठीक बात फरमा रहे हैं, ठीक है फरमा ना? रहे हैं। अब अगर उस वक्त को अब आपको डिसाइड करना है कि कहाँ क्या इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने अपनी फैमिली को वक्त दिया, और जहाँ उनको लगा कि नहीं खालिद आज तुमको जाना है, आज सपोज मुझे दिल्ली आना था, लेकिन मेरी फैमिली अभी मेरी माँ के पास में है हरदा में। उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले दिल्ली जाइए, उसके बाद में आइए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, बिल्कुल। और यहाँ हम लोग तो हैं, और आप जाके आइए। तो ये जो चीज़ होती है, एक अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, वो हम लोगों में बहुत ही अच्छी रही, और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने मेरे को ज़िंदगी में बहुत जगह पे बहुत सारी चीज़ें समझाई, जी। बताई भी, और अपने साथ में हाथ मिला के और कंधे से कंधा मिला के साथ अभी तक निभाती रही हैं, और इंशाल्लाह निभाएंगी। इतना लंबा सफ़र आपका, इतनी खूबसूरत यादें, इतने उतार चढ़ाव, कामयाबियाँ, नाकामयाबियाँ, अब डॉक्टर खालिद बैठे हुए हैं। यहाँ से कहाँ देखते हैं डॉक्टर खालिद खुद को, क्या और आगे के प्लानिंग्स, क्या सफ़र? जी, ये बात सही है कि आगे की प्लानिंग और सफ़र और सोच, ऑलरेडी ग्राफ तैयार है, और हमारी कंपनी के हिसाब से हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जो मेरी पहले से भी सोच थी कि आज अगर मैं 2,500 एम्प्लॉइज़ अपनी कंपनी में लेके चल रहा हूँ, मैं नंबर्स टर्नओवर के ऊपर मैं नहीं मानता, नहीं गिनता। मैं गिनता हूँ कि मैं कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सका। तो ये जोड़ना इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉइज़ हों, और वो एम्प्लॉइज़ नहीं, वो कंपनी के शेयर होल्डर हों, और ऐसे मतलब ये है कि एक फैमिली एटमॉस्फेयर में काम करें, और आज तक हमारे साथ वही होता ऑफ आया द है। माइक में आपसे चर्चा हो रही थी, तो आपने एक बात कही थी इसी बात के मद्देनज़र, वो ये कि जब आम जन आपके शेयर होल्डर्स होते हैं, जी। तो आप अपनी कंपनी में आपने ये बात रखी थी अपने डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के अंदर, कि जी। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिस पर ईश्वर की मेहर होगी, खुदा की मेहर होगी, कुदरत की मेहर होगी, और हो सकता है कि उसकी दुआओं से ही हमारी कंपनी चल निकले। बिल्कुल। तो ये एक आपका एंगल है चीज़ों को देखने का। बिल्कुल, हर चीज़ में क्या है कि दुआ शामिल है। देखिए, खाली दुआ से भी काम नहीं चल सकता, मेरा मानना है। उसके साथ साथ आपको वो कहते हैं ना, तकदीर और तदबीर, ये दोनों चीज़ों का एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर तकदीर है और तदबीर नहीं है, तो वो तकदीर ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, और खाली तदबीर है और तकदीर नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो तकदीर के ज़र्री हाथों से तदबीर के ज़र्री हाथों से तकदीर गुलिश्ता होती है। यस। तदबीर के ज़र्री हाथों से तकदीर गुलिश्ता होती है, कुदरत भी रहम फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। आखिरी बहुत मैसेज शो के अंदर नाज़रीन के लिए, अपनी ज़िंदगी से तजुर्बा लेते हुए जो सब कुछ हासिल किया, क्या हो नौजवानों के लिए एक मैसेज, माशरे के लिए एक मैसेज, फाइनल मैसेज फ्रॉम दी डॉक्टर खालिद? देखिए, फाइनल मैसेज के लिए तो मैं उस काबिल अपने आप को नहीं समझता हूँ, लेकिन जो मेरे तजुर्बात हैं और जो मेरी एक्सपीरियंस है ज़िंदगी में, वो यही है कि आप सबसे पहले तो अच्छे इंसान बनिए, और अच्छे इंसान बनाने की कोशिश भी करिए कि जो आपके साथ जुड़े हों, वो इंसानियत का पैगाम जो है वो सबको देते चलें। और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में पैसा होना चाहिए, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक आपकी मुस्कुराहट, एक मुस्कान से एक इंसान अगर खुश हो जाता है तो वो भी एक नेकी है, वो भी एक सवाब है, वो भी एक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम है। अगर आपने बोल दिया कि यार आज बहुत अच्छे लग रहे हो, जैसे आज मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो, क्योंकि आपके हेयर स्टाइल पे मैं फ़िदा हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह इसको सलामत रखे। आपके स्टाइल करने वाले शख्स का नाम बता सकते हैं आप मुझे? मेहनत मुझे करनी पड़ती है, लेकिन जीशान साहब हैं हेयर ड्रेसर, और दिल्ली में ही वो अपनी सलून चलाते हैं। और मुझे बहुत बार, क्योंकि मेरा ताल्लुक आगरा से है, और मुझे कई बार ऐसा होता है कि एक दो महीने तक दिल्ली नहीं आ पाता हूँ, लेकिन मैं वेट करता हूँ और उनके पास ही आकर, जीशान साहब के पास ही आकर ही
इनकी मरम्मत होती है। थैंक यू जीशान साहब, आप इनकी मरम्मत बराबर करते रहिए और हमारे राशिद भाई इसी तरह स्टाइल में रहें, ये हमारी दुआ है। और सभी नौजवानों के लिए और लोगों के लिए, आवाम के लिए, माशरे के लिए मैं चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए, एक डेडिकेशन के साथ में, एक जुनून के साथ में काम करते रहिए। इंशाल्लाह सक्सेस आपके कदमों पे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हौसलों की उड़ान में वक्त देने के लिए और इतनी जो आपकी शानदार जर्नी है उसको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए, और नौजवानों के लिए शानदार आपने मैसेजेस दिए। और जो पूरी जिंदगानी है आपकी वो एक किताब है और उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जी, और जो आपका अदब है और झुककर मिलने की जो कला है उसका भी मैं बहुत मुरीद हुआ। जो दानिश्वर होते हैं, बाअदब होते हैं, वो झुककर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद साहब, Thank you. हौसलों की उड़ान में आने के लिए। बहुत you. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत, थैंक यू। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त व सहरा से जो सरगर्द गुजर जाते हैं। नाजरीन, हौसलों की उड़ान के आज के इस शुमारे में डॉक्टर खालिद के साथ और मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन अगले शुमारे में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन चलते हुए आपको याद दिला दें कि आप अगर डीडी उर्दू को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो हम वहाँ भी आपके लिए हाजिर हैं। तो फिर होगी एक और मुलाकात नए शुमारे में, नई किसी ख़ास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया, अपना रखें खासा ख्याल। आदाब।